हमने अभी तक कुछ चीजें देखी। हमने रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान रेजोल्यूशन तक चीजों को देख लिया था। पाकिस्तान रेजोल्यूशन तक हमने क्या किया, चीजों को हमने देख लिया था। अब इसमें अगर हम एक चीज की बात करें, अगर हम चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करें, तो मेन जो पाकिस्तान की एक हमारे पास स्ट्रगल स्टार्ट होती है, जो हमने देखा था, वो हमारे पास शिमला डेलीगेशन जब जाता है, वो सेपरेट इलेक्टोरेट से बात शुरू होती है। मतलब मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी के तौर पर एक बात शुरू होती है कि मुस्लिम्स जो हैं वो माइनॉरिटी, उनके राइट्स हैं कुछ, हम यहाँ माइनॉरिटी के तौर पर रह रहे हैं, हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन की जाए। और उसमें शिमला डेलीगेशन में एक बात कही जाती है, जिसको आगा खान साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे 35 रुकनी डेलीगेशन को, कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। और वो हमने देखा मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स में मुसलमानों को मिल गया। लेकिन उसमें हमने ये देखा कि आगे क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई और सिनेरियो चेंज हो गया। सिनेरियो चेंज हुआ तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो सी है वो आपस में मिल बैठ के वो बैठे मिले, लखनऊ पैक्ट हुआ। क्या हुआ? लखनऊ पैक्ट हुआ। और लखनऊ पैक्ट में एक चीज ऐड कर लें कि लखनऊ पैक्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुस्लिम लीग की का जो इजलास था हुआ तो लखनऊ में था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की को प्रिजाइड कौन कर रहा था और ऑल इंडिया कांग्रेस को प्रिजाइड कौन कर रहा था? तो ये दोनों के नाम आप लोगों को आना चाहिए। जो मुस्लिम लीग थी उनको मिस्टर जिना जोन से हैं, उस इजलास को मिस्टर जिना प्रिजाइड कर रहे थे मुस्लिम लीग की तरफ से। और जो ऑल इंडिया कांग्रेस है उसका आपने बस नाम याद रखना है, मजमूदार। मजमूदार, ठीक है, मजमूदार। ये रात में क्या कहते हैं पढ़ रहा था, बुक पढ़ रहा था जिना ऑफ पाकिस्तान, स्टानले वॉलपट साहब की। तो उसमें काफी सारी चीजें जो सी हैं वो मेरे जहन में दोबारा आई, तो मैंने कहा चलें आज वो आप लोगों को बीच में ऐड करवा दूंगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो क्या कहते हैं लखनऊ हमारा पैक्ट हो रहा था 1916 के अंदर, उसमें जिना साहब मुस्लिम लीग की जो सा प्रिजाइड कर रहे थे मुस्लिम लीग को। और ऑल इंडिया कांग्रेस की उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे, प्रिजाइड कौन कर रहा था? मजमूदार। आपने नाम याद रखना है, मजमूदार साहब थे। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो वर्ल्ड वॉर वन आएगी, खिलाफत मूवमेंट हमने देखी किस तरह से आई। और इस तरह से चीजें जो सी रॉलेट एक्ट, और उसके बाद किस तरह कायदे आजम बम्बई लेजिस्लेटिव असेंबली से इस्तीफा दे देते हैं रॉलेट एक्ट की वजह से। फिर हमारे पास रॉलेट एक्ट की वजह से जालियांवाला बाग होता है 13 अप्रैल को। और उसके बाद जो सा जनरल डायर हंटर कमीशन और क्या कहते हैं तहरीक खिलाफत, ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो मुसलमान कांग्रेस और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में जो ब्रिटिश के साथ साथ दिया था उसमें यह था कि आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छी सी देंगे, आप हमारी बात सुनेंगे, आप जो से हैं जरा हमारे ऊपर अपना हाथ हल्का रखेंगे। तो उसके बाद मोन्टेग चैंस फॉर रिफॉर्म आया। उसके बाद उसके अंदर डायरकी जो से इंट्रोड्यूस कर दी गई। अब डायरकी इंट्रोड्यूस हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो सा साइमन कमीशन आ गया। जब साइमन कमीशन आया 27 के अंदर, तो यहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने नारे लगाए कि गो साइमन गो, हमें जो सा है आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है ये मंजूर नहीं है। तो साइमन साहब ने और जो बरतानिया का राज था उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारी बातें मंजूर नहीं है तो आप ये करो, आप ये करो कि आप जो सा है खुद बैठकर अपने सूरत हाल को फाइनलाइज कर लो। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं हम फाइनलाइज। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले दिल्ली प्रपोजल आगे कायद की तरफ से, फिर क्या हुआ नेहरू फार्मूला क्या कहते हैं नेहरू के पॉइंट्स आ गए, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो था। फिर कायदे आजम के 14 पॉइंट्स आ गए। लेकिन उसमें भी जब मामला सही नहीं हुआ तो मैकडोनल्ड साहब ने इन सबको कहा कि आप लंदन आओ और हम वहां बैठकर जोन सी है गोलमेज कॉन्फ्रेंस करते हैं। हम क्या करते हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस करते हैं। 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई। और वो जो 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद क्या हुआ, उसको कभी ऐसा कोई नतीजा नहीं निकला। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो मसला था वो वहीं से वहीं जो सा है वो पड़ा रहा। और फिर हमने देखा कि 1935 का एक्ट आ जाएगा। 1935 का एक एक्ट आ जाएगा। वो कहते हैं आप लोग तो आपस में नहीं चीजों को देखते, तो हम ही आपको एक एक्ट दे देते। यहाँ एक चीज ऐड कर लो, 1933 के अंदर एक पंफलेट शाया होता है लंदन से, नाउ और नेवर। नाउ और नेवर, ये क्या था? पंफलेट था। और ये पंफलेट किसने शाया किया था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने 1933 के अंदर एक पंफलेट शाया होता है लंदन से। उसका क्या नाम था? उसका नाम था नाउ और नेवर। उसका नाम क्या था? उसका नाम था नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी भी नहीं। और वो किसने शाया किया? चौधरी रहमत अली ने। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसमें पहली दफा नेम ऑफ पाकिस्तान क्वाइंड, जो आज पाकिस्तान हम कहते हैं कि पाकिस्तान लैंड ऑफ प्योर, वो नेम किसने क्वाइन किया था?
वो किसने क्वाइन किया था? वो चौधरी रहमत अली ने किया था। कब किया था? 1933 के अंदर किया था। और किस पंफलेट के अंदर, किस के अंदर किया था? वो नाउ और नेवर पंफलेट था, जिसके अंदर चौधरी रहमत अली ने किया था। यंग से ये थे, और 1951 के अंदर इनकी डेथ हो गई चौधरी रहमत अली के। और ये कहाँ दफन है? ये कैम्ब्रिज के अंदर दफन है। ये सवाल पूछा जाता है। कैम्ब्रिज, यूके, यूनाइटेड किंगडम की एक शहर है, जगह है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के अंदर क्या है? 1951 के अंदर जो से हैं इनकी डेथ हुई, और वहां ये बरीड है। ये बरीड कहाँ है? ये सवाल पूछा जाता है कि चौधरी रहमत अली को कहाँ दफन है। चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया, वो कहाँ दफन है? वो 1951 के अंदर उनकी डेथ हुई, और वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1951 के अंदर कैम्ब्रिज के अंदर जो से हैं वो दफन है। तो 1933 के अंदर ये हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? 1934 के अंदर ये भी एक टोकन क्वेश्चन वन लाइनर के तौर पर लिख लें कि 1934 के अंदर मिस्टर जिन्ना को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ये प्रेसिडेंट बन गए परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो मिस्टर जिन्ना थे, वो 1934 के अंदर परमानेंट जोन से हैं वो प्रेसिडेंट बन गए। वो क्या बन गए? परमानेंट जोन से हैं वो प्रेसिडेंट बन गए। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर इलेक्शंस वगैरह हुए, और हमने देखा जो कांग्रेस है वो जोन सा है, वो 11 में से 8 जोन सी है, उसमें उनकी क्या है? मिनिस्ट्रीज बन जाती हैं। और फिर सारा डे ऑफ डिलीवरेंस, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, ये सारे इवेंट्स हुए, और फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी पेश हो गया। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखिएगा, जहां से आज हमने स्टार्ट करना है, और ये जो पीछे सारी तमहीद बांधी है, आप लोगों की चीजें रिवाइज हो जाएंगी, और आप लोगों को भी ये चीजें इसी तरह फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। अब मसला क्या होगा? पहले जो एक माइनॉरिटी के हकूक की जंग थी, वो 1939 के बाद आप देखोगे इंडिपेंडेंस की जंग बन जाएगी, और उसका वन ऑफ द मेजर फैक्टर होगा बरतानवी राज का कमजोर हो जाना। जब आपका मालिक जालिम हो, तो जो गुलाम होते हैं वो भी उसकी जो धमकियां होती हैं, पंजाबी में कहते हैं दबके होते हैं, उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। लेकिन जब वो कमजोर होना शुरू होता है, तो जो गुलाम होते हैं वो भी पर निकालना शुरू कर देते हैं। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि 1939 के अंदर क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, जहां से आज हमने अपना मेन लेक्चर स्टार्ट करना है कि 1939 के अंदर क्या हुआ। 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, और उसके बाद एक जोन सा है पाकिस्तान की तहरीक, मेन पाकिस्तान की तहरीक 1939 के बाद, या रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1940 के बाद पाकिस्तान की तहरीक शुरू होगी। उससे पहले जो पाकिस्तान की तहरीक थी, वो मुस्लिम्स की एज अ माइनॉरिटी राइट्स की क्या थी? एक तहरीक थी कि मुसलमानों को माइनॉरिटी के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको स्पेशल जोन सी है सीट्स दी जाए, उनको इलेक्टोरेट दिया जाए सेपरेट, और उनको रिप्रेजेंटेशन वगैरह दी जाए। ठीक हो गया? तो ये आपने बैकग्राउंड में ये सारी चीजें याद रखनी है। और 1939 के अंदर एक और इंपॉर्टेंट वाकया हुआ, वो ये हुआ कि 1939 के अंदर, ये अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था, आज तक ये सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन आप साथ ये लिख लें कि मुस्लिम लीग का जो बलोचिस्तान चैप्टर है वो 1939 के अंदर बना था। बलोचिस्तान चैप्टर ऑफ मुस्लिम लीग, बलोचिस्तान चैप्टर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बना? 1939 के अंदर। और किसने बनाया था? क्या कहते हैं? काजी ईसा ने। ये हम देख चुके हैं कि काजी ईसा कौन थे। इन्होंने बलोचिस्तान से जो है उसकी हिमायत भी की थी, जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश हुई थी। तो काजी ईसा जो से हैं, काजी ईसा, ठीक है, जिनके बेटे आजकल पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं, काजी फाइज ईसा। तो काजी ईसा ने 1939 के अंदर बलोचिस्तान चैप्टर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी। अब 1939 के अंदर क्या हुआ? 1939 के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट वाकया हुआ, वो हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड का। वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब वर्ल्ड वॉर सेकंड जोन सी है, ये आपकी 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुई, और 2 सितंबर 1945 को खत्म हो गई। इसमें ज्यादातर चीजें हम देख चुके हैं, बस इसका मोटिव बताऊंगा क्यों शुरू हुई, और इसमें प्लेयर्स, खिलाड़ी कौन कौन थे। इसमें क्या हुआ? इसमें मैं अगर आपको सिंपल ये बताऊं, तो इसमें पहले हम ये लिख लेते हैं कि एक्सिस पावर, फिर बता देता हूं क्यों शुरू हुई। इसमें क्या है? एक्सिस पावर, और दूसरा क्या है? अलाइज। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या था? वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर्स और अलाइज थे। तो एक्सिस पावर और अलाइज पावर, ठीक है, अलाइज पावर, ये दो पावर्स आमने सामने आई। और इनमें कौन कौन से मुल्क थे? जो एक्सिस था उसके अंदर जर्मनी था, उसमें कौन था? जर्मनी था, इटली था, और जापान था। उसमें कौन था? जापान था। और जो अलाइज थे
उसमें आपका ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम आपका बर्तानिया था, यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था आपका, और उसके बाद यूएसए था, अमेरिका बहादुर था, और आपका फ्रांस था, और आपका फ्रांस था। ठीक है, 4 वर्सेस 3 की ये जंग थी। जो ये सवाल पूछा जाता है कि एक्सिस पावर में कौन कौन था, तो याद रखना है कि एक्सिस पावर में जर्मनी था जिसको उस वक्त अडोल्फ हिटलर लीड कर रहा था, इटली था जिसको क्या कहते हैं बनीतो मोसोलिनी लीड कर रहा था, और जापान था, और जापान का जो सा है वो उनका मेरे ख्याल में एक वो क्या था लीडर, उसका नाम मुझे भूल गया, उसको देख लेना जापान के लीडर को, मेरे ख्याल में टी टू था या पता नहीं इस तरह से उसका कोई नाम। ठीक है, तो ये नाम जो से है ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि जर्मनी, जर्मनी को उस वक्त कौन लीड कर रहा था, हिटलर, 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 हिटलर। ठीक है, इटली में कौन था, मोसोलिनी, 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 बनीतो मोसोलिनी। ठीक है, ये सवाल पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान इटली जो सा है उस वक्त वहां का सरबराह कौन था, तो बनीतो मोसोलिनी। ठीक हो गया। जर्मनी का कौन था, एडोल्फ हिटलर। बर्तानिया के अंदर कौन था, यूके जो सा है उस वक्त जो सा विंस्टन चर्चिल, विंस्टन, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल साहब से। ठीक हो गया। यहां आपका कौन था, यहाँ जो आपका क्या कहते हैं स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, जिसको हमने देखा था, जोसेफ स्टालिन कौन था यूएस रशिया के अंदर था। और यूएसए में हमने देखा था कि जब जंग स्टार्ट हुई तो एफडीआर साहब थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जो सा है आपके जो हैरी ट्रूमैन, हैरी हु जिसको हमने कहा था, हैरी ट्रूमैन। ठीक है, यूएस हिस्ट्री में हमने ये देखा था, हैरी ट्रूमैन। तो हैरी ट्रूमैन साहब जो से हैं, ये पहले कौन था, एफडीआर रूजवेल्ट, उसका क्या नाम था, रूजवेल्ट। जब जंग शुरू हुई उस वक्त रूजवेल्ट था, और फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद जंग के दौरान ही हैरी ट्रूमैन जो सा है वो अमेरिका का क्या बन गया, वो अमेरिका का सदर बन गया, हैरी ट्रूमैन। और यही वो ट्रूमैन था जिसने जापान के ऊपर क्या है, बम भी गिराए थे। भाई आने तो दो, आने तो दो, पहुंच रहा हूं, आने तो दो, पहुंच रहा हूं वहां। अच्छा जी, अब एक्सिस पावर जो थी इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो जर्मनी था एडोल्फ हिटलर, ये जो जर्मनी था जिसकी क़यादत कौन कर रहा था, एडोल्फ हिटलर कर रहा था। तो इस भाई साहब ने क्या किया, इसने 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को इसने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया। जो पोलैंड है, पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया, और उसके बाद जो सा ये जंग स्टार्ट हो गई। वही था कि पोलैंड की सपोर्ट को जो सा है फिर क्या आया, पोलैंड की सपोर्ट को बर्तानिया आया। ठीक है, बर्तानिया आया। इसके बाद जो सा है बाद में क्या कहते हैं यूएसएसआर बीच में कूद पड़ा, फिर जापान कूद पड़ा, और ये सारी जो लड़ाइयां हैं ये आपस में जंगें स्टार्ट हो गई। तो स्टार्ट ये ट्रिगर कैसे हुई कि पोलैंड के ऊपर 1 सितंबर 1939 को जो जर्मनी था एडोल्फ हिटलर की क़यादत में, उसने पोलैंड के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया और जंग स्टार्ट हो गई। और जंग खत्म कैसे हुई, जंग खत्म के बारे में हम देख चुके हैं, दोबारा हल्का सा बता देता हूं कि 1941 के अंदर, 1941 के अंदर पर्ल हार्बर अटैक हुआ। पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर अटैक। तो पर्ल हार्बर अटैक जो हुआ ये 1941 के अंदर हुआ, दिसंबर के अंदर। ठीक है, 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर अटैक हुआ। और पर्ल हार्बर एक जगह थी हवाई के अंदर, अमेरिका की स्टेट हवाई के अंदर। ठीक है, हवाई के अंदर। और अटैक किसने किया, जापान ने अटैक किया। जापान अटैक यूएसए, अमेरिका के ऊपर जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर के ऊपर। और 1941 के अंदर अमेरिका भी फिर इस जंग का हिस्सा बन गया। और फिर क्या हुआ, जब अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन गया तो फिर अमेरिका ने 2 बम फेंके, जिसका नाम है लिटिल बॉय और फैट मैन। और एक कहां फेंका गया, हिरोशिमा के ऊपर फेंका गया, और दूसरा नागासाकी के ऊपर फेंका गया। एक 6 अगस्त को फेंका गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे फेंका गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर, हिरोशिमा। और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर, नागासाकी के ऊपर। ये दोनों जापान के शहर हैं, इनके ऊपर जो सा एटॉमिक बम फेंका गया अमेरिका की तरफ से। और इसके बाद ऑफिशियली जो सा, ऑफिशियली तो नहीं, मेन जो सी है वो जंग खत्म हो गई। तो अगर कोई पूछे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा कैसे हुआ, तो अमेरिका ने 2 एटॉमिक बम फेंके थे। एक का नाम क्या था, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर फेंका गया था। और फैट मैन जो सा है, फैट मैन नागासाकी के ऊपर फेंका गया था। और उसके बाद जो सा है क्या हुआ, उसके बाद जो सी है ये जंग जो सी है वो खत्म हो गई। लेकिन ऑफिशियली जो सा है वो छोटी झड़पें वगैरह उसको खत्म होते हुए क्या, 2 सितंबर, 2 सितंबर के अंदर ऑफिशियली जो सी है 1945 के अंदर ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी ये क्या हुई, ये खत्म हो गई। ये क्या हो गई, ये खत्म हो गई। ठीक है, तो ये था सेकंड वर्ल्ड वॉर।
अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होगा, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था उसका भी सिनेरियो जो है वो टोटली चेंज हो गया। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, उसका क्या हुआ, उसका टोटली जो है वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें आई पाकिस्तान रेजोल्यूशन, उसको हम देख चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन आई, उसको हम देख चुके हैं कि कैसे ए फजले हक ने पेश की, ठीक हो गया। 22 से 24 तक इजलास चलता रहा, तो वो सारी चीजें हम जो सी हैं वो बैकग्राउंड में उसमें देख चुके हैं। अब हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन से जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान रेजोल्यूशन से आगे बढ़ेंगे कि इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 का बैकग्राउंड आपको पता हो कि अब सारी चीजें जो होंगी वर्ल्ड वॉर 2 के जो हैं वो बैकग्राउंड के अंदर होंगी। अच्छा जी, अब यहाँ क्या होगा कि 1936 में एक वाइसरॉय आया था, उसका नाम था लिनलिथगो, और 1943 तक वो रहा लिनलिथगो। सबसे ज्यादा टेन्योर वाइसरॉय का किसका था, लिनलिथगो का था, ठीक है। इसमें क्या था, लिनलिथगो जोन सा है, लिनलिथगो जोन सा है वो वाइसरॉय आया। अब जो वाइसरॉय आया ना लिनलिथगो, तो उससे साथ जोन सा है क्या कहते हैं, लिनलिथगो साहब जब आए, अब क्या हुआ, अब यहाँ ये होगा कि वो आते ही, अब जंग शुरू हो गई 1939 के अंदर, तो वो सबसे पहले वो एक ऑफर लेके आएगा जिसे कहते हैं अगस्त ऑफर। उसे क्या कहते हैं, अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर ये 8 अगस्त 1940 को लेके आया, 8 अगस्त 1940 को लेके आया पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बाद। और ये कौन लेके आया था अगस्त ऑफर, लिनलिथगो, लिनलिथगो, ठीक है। जो लिनलिथगो साहब थे, जो कि वाइसरॉय थे लॉन्गेस्ट, वो भाई साहब जो है अगस्त ऑफर लेके आए, और ये याद रखना है आप लोग। अच्छा जी, अब ये और दूसरी चीज याद रखें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दोनों ने ये जोन सी है वो क्या कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी। इन दोनों ने क्या कर दिया था, इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, इन्होंने इस क्या कहते हैं ऑफर को क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, इस ऑफर में क्या था, अब जंग हो चुकी थी, इस भाई साहब ने जो ऑफर की, उसने ये कहा कि वाइस रॉय की एक कौंसल हमने बनाई हुई है जो फैसले करती है, तो हम क्या करेंगे, ये सिर्फ मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग लिख लो या समझ लो, ठीक है। मैं स्लो स्लो बोल रहा हूं, इसको लिखता जाना आपने। कि अगस्त ऑफर के अंदर लिनलिथगो साहब ने क्या कहा था कि वाइस रॉय की एक जो हमने काउंसिल बनाई है, उसके अंदर उसको मैं और एक्सपेंड कर देता हूं, उसको मैं क्या कर देता हूं, एक्सपेंड कर देता हूं, और सारे इंडियंस मैं उसमें भर्ती कर देता हूं। सारे इंडियंस होंगे जो कि वाइस राय की काउंसिल के अंदर होंगे, और वही जो सा है वो फैसला करेंगे, वही क्या करेंगे, वो फैसला करेंगे। और उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद उसने ये कहा कि हम जो सा है इंडिया के ऊपर इंडियन लोगों की क्या कहते हैं हुक्मरानी को तस्लीम करते हुए ये फैसला करेंगे कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी, जो इंडियन लोग चाहें वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, मतलब जो आप लोग चाहो हम वो चीज बना सकते हैं। फिर उसने क्या कहा कि एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल भी बनेगी, ये लिख लो, एडवाइजरी वॉर काउंसिल की ऑप्शन सबसे पहले किसने दी थी, ये लिनलिथगो साहब ने दी थी। कि जो जंग चल रही है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब हर चीज जो होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तनाजुर में होगी। ये जो एडवाइजरी एक जो वॉर चल रही है उसमें काउंसिल बना देते हैं, उसमें इंडियंस भी होंगे, वो हमें मशवरे दिया करेंगे, ठीक है, ताकि उनका भी इनपुट हो, उनको भी लगे कि भाई जो मालिक हैं हमारे, जो बरतानिया राज है वो हमारी क्या है, हमारी सुन रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एक वाइसराय की काउंसिल है हम उसको बढ़ा देते हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी अपनी मर्जी से बना लो, कोई मसला नहीं है, और एक हम एडवाइजरी वॉर काउंसिल भी जो है वो भी आपको बना देते हैं। तो उस वक्त ऑल इंडिया कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने कहा कि भाई अपना काम करो, हमें ये जोन सा है ना इस तरह का अब मामला जोन से नहीं चाहिए, हमें क्या है इस तरह के मामला जोन से हैं वो नहीं चाहिए, हमें अब जोन सी है ना क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जोन सी है वो इंडिपेंडेंस चाहिए। अच्छा जी, उन्होंने क्या, चले इंडिपेंडेंस चाहिए आप लोगों को, तो ऐसे करते हैं, उन्होंने अपना एक और बंदा भेज दिया। पहले तो ये ऑफर था, ये तो इनका वाइसराय था, उन्होंने अब भेज दिया अपना क्रिप्स मिशन। उन्होंने क्या भेज दिया, अपना क्रिप्स मिशन। अब ये क्रिप्स मिशन जो था ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन साहब, क्रिप्स मिशन जो सा है ये मार्च 1942 के अंदर जो सा आया इंडिया, मार्च 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन जो सा है ये इंडिया आया, ठीक है। अब ये जो क्रिप्स मिशन आया ना इंडिया के अंदर, तो इसमें एक तो याद रखें इसके अंदर क्या था, क्रिप्स मिशन के अंदर, क्रिप्स मिशन के अंदर इसके 4 मेंबर्स थे। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे इसके, और 4 मेंबर्स थे, और इसकी क्यादत कौन कर रहे थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स। बाकी 3 मेंबर्स जोन से हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर स्टैफर्ड क्रिप्स का नाम पता होना चाहिए कि क्यादत कौन कर रहे थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जोन से हैं उसकी क्यादत कर रहे थे। अब ये जो क्रिप्स मिशन आया, अब ये जो क्रिप्स मिशन आया तो इसमें क्या हुआ
क्रिप्स मिशन ने आकर ये कहा, इसका मकसद क्या था, मोटिव क्या था, इसका मोटिव पूछा जाता है। इसका मोटिव सिर्फ सिंपल था, और इसका मोटिव ये था कि जो इंडियंस हैं उनकी सपोर्ट हासिल की जाए। इसका मोटिव क्या था, टू सीक कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, जो इंडियंस हैं उनका कॉपरेशन हासिल किया जाए, किसमें, इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। बस सिंपल, ये चीज आपने याद रखनी। मोटिव क्या था इसका, क्रिप्स मिशन का, कि ये कॉपरेशन ले, ये उनकी हिमायत हासिल करे जो इंडियंस हैं, कि भाई आप क्या करो, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हमारी सपोर्ट करो, क्योंकि एक्सिस के अंदर कौन था, एक्सिस के अंदर बर्तानिया भी तो शामिल था, और वो उस वक्त हमारा क्या था, हमारा जोन सा है वो क्या था, यहाँ का बादशाह था। ठीक हो गया। मोटिव क्या था उसका मोटिव ये था क्रिप्स मिशन का, कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जोन सा है, जो इंडियंस हैं उनका कॉपरेशन जोन सा है, उनका जो कॉपरेशन है उसको क्या किया जाए, उसको हासिल किया जाए। अब क्रिप्स मिशन जोन सा है, इसकी तजावजात तो आ गई, क्रिप्स मिशन आकर चला भी गया, लेकिन जो यहाँ के लोकल्स थे उन्होंने क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया। तो जब क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया 1942 के अंदर, तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद कांग्रेस ने और गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 के अंदर अगस्त मूवमेंट स्टार्ट कर दी। 8 अगस्त 1942 के अंदर इन रिस्पॉन्स टू क्रिप्स मिशन क्या हो गई, अगस्त मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अगस्त मूवमेंट ठीक हो गया। और अगस्त मूवमेंट स्टार्ट हुई, और उसके बाद जौन सा है, अगस्त मूवमेंट को मेन किस नाम से याद रखा जाता है, वो है जे क्विट इंडिया मूवमेंट। अगस्त मूवमेंट का असल नाम क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये भी अगस्त में स्टार्ट हुई, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अगस्त मूवमेंट। और ये कांग्रेस ने, गांधी साहब ने इसको स्टार्ट किया, सॉरी क्या कहते हैं, गांधी साहब ने तो, नेहरू, क्योंकि गांधी तो 1934 के अंदर जोन सा है सियासत से अलहदा हो गए थे। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी ये कांग्रेस ने स्टार्ट की, और क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या मतलब था, कि बरतानवी राज को कहना कि आप यहाँ से चले जाओ, इंडियंस को हमें अपना जोन सा है अपने मुस्तकबिल का फैसला करने दो, और आप यहाँ से क्या है चले जाओ। लेकिन कायदे आजम ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थे या कायदे आजम थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस मूवमेंट को रिजेक्ट किया। तो ये पूछा जाता है कि इसके रिस्पॉन्स में कायदे आजम ने क्या कहा, तो मिस्टर जिना सेड, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा फर्स्ट डिवाइड देन क्विट। उन्होंने क्या नारा लगाया, फर्स्ट डिवाइड देन क्विट, कि पहले हमें क्या करो, डिवाइड करो, मुसलमानों को एक अलहदा रियासत दो, फिर आपने अगर ये छोड़नी होगी, क्या कहते हैं, बरे सगीर को, इंडिया को छोड़ना होगा तो आप जा सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे, पहले हमें डिवाइड करोगे, हमें एक पाकिस्तान दोगे, फिर क्या करोगे, अगर आपने इंडिया को छोड़कर जाना है तो आप जा सकते हो। तो कायदे आजम का क्या नारा था, फर्स्ट डिवाइड देन क्विट। लेकिन जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी ये किसकी थी, ये कांग्रेस की मूवमेंट थी। और इस मूवमेंट के बाद क्या हुआ, ऑल कांग्रेस लीडर्स आर अरेस्टेड, ऑल कांग्रेस लीडर्स आर अरेस्टेड। जितने कांग्रेस के लीडर थे उनको ऑल इंडिया, क्या कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या हुआ, उसको जब स्टार्ट हुई उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया। इनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और आखिरकार इंक्लूडिंग गांधी साहब इसमें शामिल थे, ठीक है, इसमें गांधी भी शामिल थे। और आखिरकार जो सा है अगस्त 1944 के अंदर गांधी साहब को रिलीज किया गया। गांधी रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, उनको प्रिजन से रिलीज किया गया गांधी साहब को रिलीज किया गया। और उस रिलीज करने की वजह क्या थी, और उसकी वजह यह थी कि जिन्ना साहब के साथ बैठकर ये मुज़ाकरात करें। और गांधी साहब जैसे ही रिलीज होते हैं तो 1944 के अंदर क्या होते हैं, गांधी जिन्ना टॉक्स होते हैं। गांधी जिन्ना टॉक्स, ये सवाल पूछा जाता है कि गांधी जिन्ना टॉक्स कब हुए थे, तो गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 के अंदर हुए थे। और उससे पहले जो गांधी साहब थे उनको क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से जेल के अंदर डाला हुआ था। और ये जो टॉक्स हुए इनकी 16 राउंड्स हुए, 16 राउंड्स मतलब कि 16 दफा डिफरेंट हिसाब से मुलाकातें हुई, 16 राउंड्स हुए। और ये सारी मुलाकातें कहाँ हुई, ये बॉम्बे के अंदर हुई। ये बॉम्बे के अंदर टॉक्स हुई थी सारी, जिन्ना की और गांधी साहब की, जिन्ना साहब की और गांधी साहब की जो मुलाकात थी वो कहाँ हुई, बॉम्बे के अंदर हुई थी, जिन्हें गांधी जिन्ना टॉक्स का नाम दिया जाता है। और क्या कहते हैं, ये
इसके 16 राउंड्स हुए थे। इसके क्या थे? 16 राउंड्स जो से हैं वो ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट पैक्ट्स और टॉक्स जो है ना चलती रहती है, जैसे लखनऊ पैक्ट है, ठीक है, लखनऊ पैक्ट, इसी तरह गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसी तरह 1937 के अंदर जो सा है एक सिकंदर जिना पैक्ट भी हुआ था, ठीक है, 1937 के अंदर। ये मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया, सिकंदर जिना पैक्ट? सिकंदर जिना पैक्ट के बारे में कुछ लिखवाया हुआ है कि नहीं? नो। चलो लिख लो। 1937 के अंदर, 1937 के अंदर सिकंदर जिना पैक्ट भी हुए थे, सिकंदर जिना पैक्ट। अब ये सिकंदर कौन था? ये वही सिकंदर है टेवाड़ा, यूनियनिस्ट पार्टी का, यूनियनिस्ट पार्टी का, ठीक है, सिकंदर है टेवाड़ा, ये वही है यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, जिसने यूनियनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी थी। तो ये सिकंदर है टेवाड़ा साहब थे, उसके साथ जिना के जोन से हैं, जिना साहब के सिकंदर के साथ, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन 1937 में क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था और यूनियनिस्ट पार्टी जीत गई थी, तो एक टॉक्स हुए थे, एक पैक्ट हुआ था, तो उसके बारे में भी सवाल अगर पूछ लिया जाए तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सिकंदर जिना पैक्ट भी हुआ था, कब हुआ था? 1937 के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? जो टॉक्स थे इसमें इतने कोई खातिर खा नताइज ना आ सके, जो कायदे आजम की और गांधी साहब के हुए थे, ठीक है, कायदे आजम के और गांधी के जो टॉक्स हुए थे उसमें भी कोई फायदा ना निकला। उसका भी जब कोई फायदा ना निकला तो फिर उसके बाद एक और चीज आई, उसका नाम है सी आर फार्मूला। उसका क्या नाम है? सी आर फार्मूला, सी आर फार्मूला। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो सी आएंगी ना, इसमें एक बैकग्राउंड याद रख लो कि अब इसमें दो पोल्स हैं। दो पोल्स कैसे हैं कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस है उसका हिसाब किताब क्या है, वो कह रहे हैं कि हमें हमें अपने हाल पे छोड़ो, मुसलमानों को और हिंदुओं को और सिखों को हमें अपने हाल पे छोड़ो, बस यहां से निकल जाओ, ठीक है, यहां से निकल जाओ। जिसके मैंने आपको बताई कि 1942 में क्या हुआ, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई। वो कह रहे हैं कि आप जाओ अपना काम करो और हम जो यहाँ के लोकल इंडियंस हैं हमें जो सा है अपने मुस्तकबिल का फैसला करने दो। ये डिमांड है कांग्रेस की, ठीक है, ये क्या डिमांड है कांग्रेस की? वो क्या चाहते हैं कि बरतानवा जो भी है, जो बरतानवी राज यहां से जाए। लेकिन जो मुस्लिम लीग है जिसको कायदे आजम जोन से मिस्टर जिना लीड कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड है? उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश हो चुकी है और उसके बाद हमने एक अलहदा मुल्क का मुतालबा कर दिया है मुसलमानों के लिए, तो आप क्या करो, आप जाओ। हम ये नहीं कहते कि आप यहां रुको, आप यहां से लाजमी जाओ, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड। आपको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है, मुसलमानों के लिए एक अलहदा स्टेट बनानी है। तो ये दो कंसेप्ट आपने जहन में रखने हैं कि दोनों ही बरतानवियां के यहां से जाने का मुतालबा कर रहे हैं और साथ क्या चल रही है, वर्ल्ड वॉर सेकंड। और वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हो रहा है, बरतानिया जंग लड़ रहा है और कमजोर हो रहा है। तो जब कमजोर हो रहा है तो वो उसके ऊपर और हमले कर रहे हैं कि आप यहां से जाओ, हमें जो सा है आजादी दो। तो उसके बाद क्या होगा कि डिफरेंट फार्मूलाज आ रहे हैं। जैसे पहले क्या कि हमने देखा अगस्त ऑफर आ गई, उसके बाद क्या है क्रिप्स मिशन आ गया, उन्होंने कहा कॉपरेट करो। उसके बाद गांधी जी ना टॉक्स हुए हैं, फिर नॉन क्या कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गई कि भाई यहां से जाओ। फिर उसी दौरान एक सीआर फार्मूला, ये सीआर साहब कौन थे? इनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपाल। इनका क्या नाम था? चक्रवर्ती राजगोपाल, ठीक है। ये कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, इनका नाम ये था। इन्होंने 1944 के अंदर ये फार्मूला दिया था। ये सवाल पूछा जाता है कि सीआर फार्मूला कब आया था, तो सीआर फार्मूला 1944 के अंदर आया था और ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे सीआर गोपाल, क्या कहते हैं, चक्रवर्ती राजगोपाल। उन्होंने ये फार्मूला दिया था और इसको जो सा है मिस्टर जिना, इन्होंने मिस्टर जिना को ही दिया था, क्योंकि मिस्टर जिना सबसे बड़े लीडर थे उस वक्त जो एक दूसरी साइड की क्यादत कर रहे थे। तो मिस्टर जिना ने ये जो फार्मूला था इसको रिजेक्ट कर दिया था। इस फार्मूला के अंदर क्या था? उस फार्मूला के अंदर उन्होंने ये कहा था कि जहां जहां मुसलमानों की, मैं स्लो स्लो बोल रहा हूं लिख लीजिएगा, इस फार्मूला के अंदर यह था कि जहां जहां सूबों के अंदर मुसलमानों की मेजॉरिटी है वहां क्या है, वहां हम जो सा है अभी तक क्या करते हैं, वहां हम मुसलमानों को क्या कहते हैं, हुकूमत दे देते हैं। हम उन्हें क्या दे देते हैं? ऑटोनॉमी दे देते हैं। ऑटोनॉमी दे देते हैं इन मेजॉरिटी एरियाज, ठीक है, टिल जब तक ब्रिटिश यहां है, जब तक राजे बरतानिया इधर है, आप क्या करो, आप हमारे साथ मिलकर काम करो। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कांग्रेस का मकसद क्या है कि पहले हम क्या करें, कांग्रेस क्या चाह रही है? कांग्रेस का माइंडसेट ये है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस हम दोनों मिल जाएं, हम दोनों मिल जाएं और हम क्या करें, हम ये करें
कि बरतानिया को मिलकर यहां से भगाएं और उसके बाद आपस में बहन भाइयों की तरह बैठकर क्या करें, हम जो डिवाइड करना है या किस तरह रूल करना है हम ये देख लें। इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए गांधी जीना टॉक्स हो रही हैं, ठीक है। इसी के लिए CR फॉर्मूला आ रहा है। उसमें अब उन्होंने क्या कहा कि जब तक ब्रिटिश इधर है हम मिलकर आपस में जदोजहद करते हैं, हम उनको यहां से निकालते हैं, लेकिन तब तक हम क्या करेंगे, तब तक आपको मेजॉरिटी एरियाज के अंदर ऑटोनॉमी दे देते हैं और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उन एरिया के अंदर प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है, प्लेबिसाइट होता है आपका रेफरेंडम, ठीक है। प्लेबिसाइट क्या है, आपका रेफरेंडम। कि उसके बाद हम जब ब्रिटिश को भगा लेंगे तो हम रेफरेंडम करवा लेंगे। हम क्या करेंगे, हम रेफरेंडम करवा लेंगे और अगर वो चाहेंगे कि वो अलहदा मुल्क बनाएं तो हम आपको एक अलहदा मुल्क दे देंगे, तो कोई मसला नहीं है। तो जिन्ना साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया और ही रिप्लाइड, उन्होंने क्या कहा कि आई डोंट वांट मोथ ईटन पाकिस्तान। मोथ ईटन पाकिस्तान का कायदे आजम ने जो रिप्लाई किया था वो यहां किया था CR फॉर्मूला के ऊपर, कि मुझे मोथ ईटन का क्या मतलब, अगर मैं कहूं कि दीमक ज़दा, मुझे दीमक ज़दा पाकिस्तान जोन सा है वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां जोन सा उन्होंने CR फार्मूले को ये कहा था कि ये जो मुझे मिल रहा है ये दीमक ज़दा पाकिस्तान है, ठीक है। क्या उसमें क्या कह रहे थे कांग्रेस वाले कि आप हमारा साथ दो, आप हमारा साथ दो और हम क्या करेंगे, बरतानिया को निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जोन सा है कोई आगे का लाहे अमल अपना देखेंगे कि किस तरह हमने मुजाहमत करनी है, किस तरह हमने डिवीजन करनी है, आपको क्या इलाके चाहिए। लेकिन जिन्ना साहब का क्या मौकफ था कि नहीं, अगर एक दफा बरतानिया चला गया तो फिर हमें आजादी नहीं मिलेगी, जो बरतानवी राज है वो हमें डिवाइड करके एक अलहदा मुल्क जोन सा है हमारा वो देकर जाए, वरना जोन सा है हमारा यहाँ कोई भी मुस्तकबिल नहीं होगा। यहां तक चीज क्लियर हो गई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। एक कंसेप्ट जहन में आ गया कि चल क्या रहा था उस वक्त पाकिस्तान मूवमेंट के वक्त। कोई मसला मसाइल हो तो अभी पूछ लो, फिर हम यहां से आगे अब थोड़ा सा बढ़ते हैं। मोथ ईटन पाकिस्तान की बात की थी मैंने, मोथ ईटन पाकिस्तान, ठीक है, दीमक ज़दा पाकिस्तान। अच्छा, अब क्या हुआ, अब जो क्या कहते हैं आपकी ये सारी चीजें चल रही थी, अब आया 1945, ठीक है। अब क्या आया 1945, तो 1945 के अंदर 43 तक तो आपका लिलिंथ गो साहब रहे, उसके बाद लॉर्ड वेवल आ गया, ठीक है, जो पेनल्टीमेट आपका वाइस रॉय है, ठीक है। वो क्या है आपका, वो आपका क्या कहते हैं पेनल्टीमेट, सेकंड लास्ट वाइस रॉय कौन है, लॉर्ड वेवल। तो लॉर्ड वेवल जब आया तो लॉर्ड वेवल ने एक प्लान दिया, प्लेबिसाइड होता है आपका रेफरेंडम, रेफरेंडम जो रेफरेंडम होता है कि अब लेट्स सपोज जैसे हमारे यहाँ जिया साहब ने, मुशर्रफ साहब ने रेफरेंडम करवाया था, अवाम की राय ली जाती है। प्लेबिसाइड क्या है, प्लेबिसाइड अवाम की राय है, ठीक है। अवाम की राय है वोटिंग के थ्रू कि आप उनसे पूछो कि आप जोन सा है ये काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, ठीक है। उसको जोन सा अवाम की राय को क्या कहते हैं, उसको प्लेबिसाइड या रेफरेंडम कहते हैं। अच्छा जी, वेवल साहब जोन से आए, लॉर्ड वेवल, तो लॉर्ड वेवल जोन सा अपने साथ एक प्लान लेके आया, उसे कहा जाता है वेवल प्लान। इसने जोन सा है वहां जोन सा है बरतानिया के अंदर ही एक प्लान दिया, जून 1945 के अंदर इसने एक प्लान दिया जिसको वेवल प्लान कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको वेवल प्लान जोन सा है वो कहा जाता है। और इस भाई साहब ने उस वेवल प्लान के अंदर इसने क्या कहा, इसने कहा कि अगर सब पॉलिटिकल इंडियन पार्टीज, इफ ऑल पार्टीज विल हेल्प यूके या ग्रेट ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर सेकंड, उसने कहा कि अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जोन सा है अगर आप हमारी मदद करोगे तो ब्रिटिश जोन से है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएंगे। वो क्या करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएंगे इंडिया के अंदर। एक बात तो उसने ये की। फिर दूसरी बात इसने वही रिपीट की जो कि लिलिंथ गो साहब ने कही थी कि वाइस रॉय की जो एग्जेक्टिव काउंसिल है, उसने क्या कहा कि जो वाइस रॉय की एग्जेक्टिव काउंसिल है उसमें पहले उन्होंने क्या कहा था कि हम इंडियंस की तादाद बढ़ा देते हैं। तो इसने क्या कहा कि एग्जेक्टिव काउंसिल में ऑल इंडियंस, हम जोन से हैं आपको इतने ताबेदार हो जाएंगे कि सब आप इंडियंस ही आ जाओ उसके अंदर, फैसले अब इंडियंस ही करो, हम तो यहां से चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो उसने क्या कहा कि उसने कहा कि आप सिर्फ जंग में हमारी मदद करो,
सब कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स जो उनसे हैं वो जंग के बाद हम आपको देंगे। आपका भाई बैठा है, आपका भाई आपके सारे रिफॉर्म्स करेगा, जो जो आप लोग चाहते हो, सिर्फ जंग में हमारा साथ दो। दूसरा आप क्या करोगे, हम आपको जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वाइसरॉय की, उसके अंदर जो सा है हम उसे रिकंस्टिट्यूट करेंगे, और उसके अंदर जो सा है हम आपके नंबर्स बढ़ा देंगे, और उसके अंदर जो सा है, इसके अंदर जो काउंसिल है, इसके अंदर मुस्लिम्स की और अपर कास्ट हिंदूज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। अपर कास्ट हिंदूज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, इन दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। जो लोअर कास्ट हैं, जिनको शूदर्स कहा जाता है, सिख बेचारे थे, उनको कहा कि उनको आपके हिसाब से आपको भी मिल जाएगी रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जो मुसलमान हैं और अपर कास्ट हिंदू हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, तो इनको हम जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सारे मेंबर्स ऑफ काउंसिल, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं, ये सारे कौन से होंगे, ये इंडियंस होंगे, एक्सेप्ट सिर्फ दो के अलावा, एक वाइसराय गोरा होगा, और दूसरा कमांडर इन चीफ जो हमारी फौज का सरबराह होगा। उसके अलावा सारे जो से लोग हैं वो कौन हैं, वो इंडियंस होंगे। इतना हम आप लोगों के साथ प्यार करेंगे अगर आप हमारे साथ क्या है, जंग के अंदर हमारा कोऑपरेट करो, हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड ना करो, ठीक हो गया। और भी उसमें यह कहा था कि जो डिफेंस वगैरह है और बाकी चीजें वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन ये उन्होंने क्या कहा था, ये सारी चीजें जो सी हैं, उसने ये कहा था कि ये सारी चीजें हम आपके साथ करेंगे अगर आप क्या करोगे, आप हमारे साथ जंग में ताउन करोगे। और ये क्या था, वेवल प्लान। तो वेवल ने प्लान सुनाया अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो उन्होंने कहा सर प्लान तो अच्छा है। ये प्लान उसने कहा दिया था, लंदन के अंदर बैठ के दिया था। ये अभी लंदन के अंदर उसने ये प्लान फाइनल किया था। उन्होंने कहा सर प्लान तो अच्छा है, तो ऐसे करो, तो इनको जाके जो हमारे वहां लोग इंडियंस बैठे हैं उनको तो भी सुनाओ। उन्होंने कहा चलो सब सुनाते हैं उनको। तो उन्होंने कहा सर कैसे सुनाएंगे। उन्होंने कहा सर एक जगह है इंडिया के अंदर शिमला, जहां आगा खान साहब भी गए थे, तो हम ऐसे करते हैं सब लोगों को वहां बुला लेते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई 24 जून 1945 को, 24 जून 1945। अब ये शिमला कॉन्फ्रेंस है जो 1906 में दिसंबर में गए थे, वो शिमला डेलीगेशन गया था। उसका नाम क्या आता है, शिमला डेलीगेशन। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कहीं भी। अब दो चीजों में याद रख लो, यहां छोटा सा नोट लिख लो। एक है शिमला डेलीगेशन जो कि सर आगा खान ने जिसको लीड किया था, और दूसरा क्या है, शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई गई थी, टू डिस्कस, इसमें क्या था, टू डिस्कस वेवल प्लान। जो लॉर्ड वेवल था उसका जो प्लान था, जिसमें उसने बातें की थी कि आप हमारी सपोर्ट करो, हम आपके लिए जो सा अपनी जान भी निछावर कर देंगे। तो वो लॉर्ड वेवल साहब जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्लान डिस्कस करने के लिए सबको शिमला बुलाया कि ठंडी, मैंने बताया जगह है, उसने कहा ठंडा माहौल होगा, तो वहां बैठ के भाई भाई मिलकर बातें करेंगे, ठीक हो गया। तो 24 जून 1945 को वेवल प्लान डिस्कस करने के लिए शिमला बुला लिया सबको। अब जब शिमला बुलाया इन्होंने, तो शिमला कौन कौन गया। अब शिमला मुस्लिम लीग में से किसी ने जाना था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस। तो इन दोनों को किस किस ने रिप्रेजेंट किया, तो ये याद रख लीजिएगा। मुस्लिम लीग का तो सब लोगों को पता होता है, मिस्टर जिना, तो इसमें इतना इशू नहीं आता। लेकिन यहां मसला आता है, स्टूडेंट्स नेहरू लगाते हैं, गांधी लगाते हैं, तो याद रखिएगा जो ऑल इंडिया कांग्रेस थी, उसको उस जो डेलीगेशन गया था, उसकी जो लीड किया था वो अबुल कलाम आजाद ने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑल इंडिया कांग्रेस को शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन लीड कर रहे थे, उसकी सरबराही कौन कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं वो ऑल इंडिया कांग्रेस को उस वक्त लीड कर रहे थे। और मिस्टर जिनाज साहब जो हैं वो कहाँ गए थे, वो ऑल इंडिया कांग्रेस की सरबराही कर रहे थे। और इनके साथ AK फजले हक भी थे और लियाकत अली खान भी थे। इनके साथ कौन है, लियाकत अली खान, जिनको शहीद मिल्लत कहा जाता है, उनको शहीद मिल्लत कहा जाता है। और दूसरा AK फजले हक, जिनको शेर बंगाल कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी पेश की थी, वो भी कायदे आजम के हमरा जो से हैं शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर थे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारी चीजें हुई और ये प्लान भी रिजेक्ट हो गया। वेवल प्लान क्या हुआ, वेवल प्लान रिजेक्टेड बाय, दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, क्योंकि कायदे आजम एक चीज पे डटे हुए थे और वो ये थी कि हमें जो से पहले इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन बरतानिया क्या कह रहा था कि भाई जंग में हमारी सपोर्ट कर दो, फिर उसके बाद हम जो है आपके साथ प्यार मोहब्बत का सलूक करेंगे। अच्छा, यहां मैंने लियाकत अली खान की एक बात की, तो लियाकत अली खान LAK, लियाकत अली खान, ठीक है। तो लियाकत अली खान ने 1923 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। ये एक टोकन क्वेश्चन के तौर पर साथ लिख लो, ठीक है। सवाल पूछ लिया जाए अगर कि लियाकत अली खान, इनको कायदे आजम का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी कहा जाता था, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम भी बने,
तो इंशाल्लाह ये भी हम देखेंगे। तो ये लियाकत अली खान जोन से हैं, ये क्या थे, इन्होंने 1923 के अंदर मुस्लिम लीग जोन सी है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसको ज्वाइन किया था। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1923 के अंदर। दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था, बोथ दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, आप लोगों ने पहले भी वर्ल्ड वॉर 1 में हमें लारे लगाए और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिया, पीनट्स मिले हमें, तो अभी भी आप लोग कह रहे हो कि जंग की सपोर्ट कर दो और उसके बाद जो सा आप लोग हमें कुछ भी नहीं दोगे। तो ये वेवल प्लान जो सा ये भी रिजेक्ट हो गया, इसका भी कोई खातर खा फायदा नहीं हुआ। ठीक हो गया, इसका भी कोई खातर ख्वाह जो सा है वो फायदा नहीं हुआ। उसके बाद जो सा है, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद जब ये सब कुछ फेल हो गया तो फिर आपका आया कैबिनेट मिशन प्लान, इंपॉर्टेंट। अब आपका क्या आया 1946 के अंदर, अब आपका 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये आया मार्च 1946 के अंदर इंडिया, ये मार्च 1946 के अंदर आया इन इंडिया, ये इंडिया पहुंचा कैबिनेट मिशन प्लान। अब कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे। और वो 3 मेंबर कौन कौन थे, एक का नाम था लॉर्ड पैथविक लॉरेंस, ये उसको हेड कर रहे थे। ये कौन थे, उसके हेड थे। ठीक है, पैथविक लॉरेंस उसको हेड कर रहे थे। उसके बाद जो क्रिप्स मिशन आया था, उसी वाले स्टैफर्ड क्रिप्स साहब इसका हिस्सा दोबारा थे। उन्होंने कहा कि भाई ये दोबारा इसकी सुन लो, स्टैफर्ड क्रिप्स साहब भी इसका हिस्सा थे। और थर्ड जो बंदा था उसका नाम था एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान को आपको हेड कौन कर रहा था। तो पैथविक लॉरेंस साहब जो से हैं वो कौन थे, वो उसके हेड थे। और ये कैबिनेट मिशन प्लान आया और ये मार्च से मई तक जो सा है 3 विजिट इसके हुए। और इसने क्या किया, इसने मई के अंदर 16 मई 1946 को अपनी जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। कहां, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को उसने भेजा था ना, उसके कैबिनेट के ये लोग थे। तो उसने ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी कि भाई साहब इंडिया के ये हालात चल रहे हैं। अब यहां क्या होगा, 1945 में अब जंग खत्म हो चुकी थी और उसके बाद जो सा ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था। अब क्या आया था, कैबिनेट मिशन प्लान जो सा है वो आया था। अब इसमें क्या था कैबिनेट मिशन प्लान में, इसमें 2-3 जो से छोटे छोटे इसके नुक्ते लिख लो। एक तो ये था, उन्होंने इसमें ये कहा था कि जो आपका सेंटर है, सेंटर, ठीक है, उसमें क्या है, सेंटर जो है वो स्ट्रांग होगा, सेंटर आपका स्ट्रांग होगा। ठीक हो गया, सेंटर स्ट्रांग होगा। जो प्रोविंसेस हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक कौन से होंगे, जिसमें हिंदू मेजॉरिटी होगी, एक में हमारे पास मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, और थर्ड हमारे पास असम प्लस बंगाल वाले प्रोविंसेस होंगे। ठीक हो गया। उन्होंने क्या कहा कि सेंटर स्ट्रांग होगा और हम क्या करेंगे, प्रोविंसेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक हिस्सा वो होगा जिसमें मुसलमान होंगे, एक में हिंदू होंगे, और एक असम और बंगाल के प्रोविंसेस होंगे। और हम क्या करेंगे, हम इनको ऑटोनॉमी दे देंगे, हम इनको खुद मुख्तारी दे देंगे। लेकिन खुद मुख्तारी किन किन के अंदर देंगे, सिवाय ये सेंटर के पास उन्होंने क्या पावर्स रखी, डिफेंस सेंटर में होगा। ठीक हो गया। उसके बाद फाइनेंस जो सा है वो कहां होगा, सेंटर के पास होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो सा है डिफेंस, फाइनेंस, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका फॉरेन अफेयर्स। ये 3 उन्होंने क्या कहा चीजें, ये चीजें उन्होंने कहा कि सेंटर का क्या मतलब है कि जो आपकी फेडरल हुकूमत होगी उसके पास ये शोबे होंगे, बाकी जितने शोबे हैं वो हम प्रोविंसेस के अंदर बांट देंगे। और वो प्रोविंसेस को उन्होंने क्या कहा कि कुछ प्रोविंसेस होंगे, 3 हिस्से बना दिए, मतलब ए प्रोविंस, बी प्रोविंस और सी प्रोविंस। ए में क्या है, जहां हिंदू मेजॉरिटी में होंगे, बी जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में होंगे, और सी क्या है, बंगाल और असम का एरिया। और उन्होंने क्या कहा कि 10 साल तक जोन सा है। और ये इस पूरी स्कीम को क्या नाम दिया गया, ये स्कीम थी डोमिनियन स्टेटस। इसका मैं आपको बता देता हूं कि जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, इसमें क्या दिया गया इंडिया को, डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया गया, डोमिनियन स्टेटस।
अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है, ये समझ लो, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होगा कि बर्तानिया जोन सा है, बर्तानिया का यहाँ कंट्रोल रहेगा, लेकिन उसका कंट्रोल कहां तक रहेगा? सेंटर तक। उसका कंट्रोल कहां रहेगा? सेंटर तक रहेगा। और बाकी नीचे जोन सा है वो क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाने में, बाकी जो कम्युनिकेशन, छोटा मोटा जो काम है, उसमें जो इंडियंस हैं वो आजाद होंगे। लेकिन लेकिन जो मलका है, जो हमारा जो इंडिया है, उसका जो हेड होगा वो कौन होगा? वो बर्तानिया ही होगा, वो मलका ही रहेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है कि एक मुल्क है, वो क्या है? वो अपना हर काम करने में आजाद है। वो अपना हर काम करने में क्या है? आजाद है। उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ है। लेकिन उसका जो हेड है वो कौन है? वो बर्तानिया की जो मलका है, या बर्तानिया का जो बादशाह होगा वो उसका हेड होगा। फॉर एग्जाम्पल कनाडा एक क्या है? डोमिनियन स्टेट थी। ठीक है, उसमें क्या था कि हर चीज में वो आजाद था, लेकिन अभी भी उनकी जो ऑफिशियल हेड है, या उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो बादशाह है वो कौन है? वो मलका है, वो सॉरी, जो उनकी मलका है वो कौन है? बर्तानिया की मलका है। तो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर और ये डोमिनियन स्टेटस क्या था? 10 साल के लिए था, 10 ईयर्स के लिए था, कि 10 साल तक आप क्या करो कि जो फेडरल है उसको स्ट्रॉन्ग कर दो, उसमें डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स ये हम देखेंगे, ये वो देखेगा। और जो बाकी आपके जो प्रोविंसेस हैं वो आपके जोन से हैं, उनको हम इतने हिस्सों में बांट देंगे। और ये जो मुस्लिम्स के हिस्सों में आ रहे थे प्रोविंसेस, ये वही थे जो आज का पाकिस्तान है। जो आज का पाकिस्तान है, जिसमें केपी है आपका, NWFP है, बलोचिस्तान है आपका, सिंध है, ये सारे जोन से हैं, ये वही है जो कि जो उन्होंने एक बनाई थी, डिवीजन बनाई थी प्रोविंसेस की, ये वही सेम प्रोविंसेस हैं जो कि मुसलमानों को मिल रहे थे। लेकिन ये कैबिनेट मिशन प्लान को बोथ ऑल इंडिया कांग्रेस प्लस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रिजेक्टेड फर्स्ट। पहले पहले दोनों ने इसके क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। ये कैबिनेट थी प्राइम मिनिस्टर, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर की। जब राज उनका था तो उन्हीं को ही सबमिट करनी थी ना। प्राइम मिनिस्टर जोन से हैं बर्तानिया के, उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी, ताजे बर्तानिया ने, तो उनको ही ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी। सारी जो हमारे हुक्मरान वो थे, तो उन्होंने ही सारी चीजों को देखना था। अच्छा जी, तो पहले क्या किया? ऑल इंडिया कांग्रेस ने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद जो सा है देन फिर कुछ सोच विचार के बाद कायदे आजम ने कहा, कायदे आजम ने फिर इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने देन एक्सेप्टेड। उन्होंने ये क्या कहा? एक्सेप्टेड दिस प्लान। और इसी प्लान को एक्सेप्ट करने की वजह से जोन सा है कायदे आजम के ऊपर ये इल्जाम लगता है, जो कि सोल स्पोक्स पर मैन जोन सा है, जो आयशा जलाल साहिबा की बुक भी है, उन्होंने भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा ये तनकीद की है और ये चीज लिखी है कि कायदे आजम मिस्टर जिन्ना डिड नॉट वांट इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की आजादी नहीं चाहते थे। इफ ही वांट्स, अगर वो चाहते थे, इफ ही वांटेड इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, तो फिर वो कैबिनेट मिशन प्लान को कभी भी एक्सेप्ट ना करते, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर कहीं भी पाकिस्तान की आजादी का जिक्र नहीं था। और यही एक वजह है जिसकी वजह से कायदे आजम के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद की जाती है, बिकॉज के कायदे आजम ने क्या किया था कि उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को फर्स्ट ही रिजेक्टेड देन ही एक्सेप्टेड। और उन्होंने कहा कि मुझे कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो सा है वो पाकिस्तान बनते हुए नजर आता है। और वही हुआ। बाद में हमने वही जो एरियाज थे जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर आइडेंटिफाई हुए थे, वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन सिर्फ कैबिनेट मिशन प्लान को कायदे आजम के एक्सेप्ट करने की वजह से बहुत सारे लोग जो से हैं वो कायदे आजम को तनकीद का निशाना बनाते हैं। 10 ईयर्स का प्लान ये था कि 10 साल तक, अब जो कायदे आजम ने, अच्छा हाँ ये समझ लो, ये अच्छा नाइस क्वेश्चन आपका, थैंक यू, ये आपने कुछ सवाल पूछा। अब 10 साल का मकसद ये था कि जो कायदे आजम ने, मिस्टर जिन्ना ने जो ये कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट किया, उसकी वजह क्या थी? उसकी मेन वजह ये थी कि 10 ईयर का बीच में एक बात की गई कि 10 साल बाद, 10 साल तक ये डोमिनियन स्टेटस रहेगा। 10 साल बाद ये जो प्रोविंसेस हैं ये आजाद होंगे कि अपना फैसला कर सकें कि इन्होंने बरतानवी राज के साथ रहना है या इंडिपेंडेंट मुल्क बनना है। ठीक है, समझ आई कि कायदे आजम की इस कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करने की वजह क्या थी कि ये जो क्लॉज थी 10 साल वाली, 10 साल बाद कायदे आजम ने कहा
कि भाई अगर 10 साल बाद आजादी मिल जाएगी तो क्या मसला है, कि अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक तो हमें ये मुस्लिम मेजॉरिटी जो सा है ऑटोनमस तो है, उन्होंने यहाँ ऑटोनॉमी तो दी थी, उन्होंने क्या दी थी, ऑटोनॉमी तो दी थी, उन्होंने कहा ऑटोनॉमी तो हमें मिली है, तो हम 10 साल तक इस ऑटोनॉमी को एंजॉय करेंगे, हम जो सा है अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेंगे, और उसके बाद 10 साल बाद जो सा है हम बरतानवी राज से अलहदगी का ऐलान कर देंगे, और जो हमारा पाकिस्तान का ड्रीम है वो हमारा पाकिस्तान का ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो रिलेक्टेंटली आफ्टर, पहले रिजेक्ट करने के बाद कायदे आजम ने जो इसको एक्सेप्ट किया था वो क्या था, वो इस वजह से किया था कि 10 साल की जो क्लॉज थी कि 10 साल के बाद ये जो प्रोविंसेस हैं ये अपने आप को अलहदा कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। आयशा जलाल साहिबा की बुक है, आयशा जलाल साहिबा की बुक है द सोल स्पोक्समैन, ठीक है, कायदे आजम के ऊपर उनकी बायोग्राफी समझ लें। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब यहाँ मसला फिर क्या हुआ बीच में, अब बीच में यहाँ इलेक्शन आ गए, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, 1945 1946 के इलेक्शन आ गए, 1945 1946 के इलेक्शन आ गए, और इसके अंदर इन इलेक्शन के अंदर जो सा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या किया, इन्होंने पंजाब में क्लीन स्वीप कर लिया, इन्होंने क्या कर लिया, क्लीन स्वीप, झाड़ू फिर गया, क्लीन स्वीप कर लिया, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पंजाब जो सा है वो क्या किया, वो जो सा है वो पंजाब जो सा है उसमें उसको जीत लिया। जो पंजाब था, पंजाब जो सा है उसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया, उसमें मुस्लिम लीग ने जो प्रोविंस का था उसके अंदर मुस्लिम लीग ने झाड़ू फेर दिया, मुस्लिम लीग जो सी है वो जीत गई पंजाब के अंदर। लेकिन जो ओवरऑल जो हिसाब किताब था, जो सेंट्रल इलेक्शन हुए थे, जो सेंट्रल इलेक्शन हुए थे उसमें क्या था, उसमें क्या कहते हैं, कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीती थी। जो सेंट्रल था, जो सेंटर था, सेंटर, ठीक है, सेंटर, सेंटर के अंदर कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी, उनको मिली थी 30 और कांग्रेस को मिली थी 57, ठीक हो गया, और टोटल 102 सीटें थी। टोटल सेंटर के अंदर कितनी सीटें थी, टोटल सेंटर के अंदर 102 सीटें थी और कांग्रेस को 57 मिली और मुस्लिम लीग को 30 मिली। लेकिन जो पंजाब था, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग को अच्छी खासी जो सी है वो कामयाबी मिली, और उसके बाद क्या हुआ, सेंटर के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, और सेंटर के अंदर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंटर्म गवर्नमेंट, इंटर्म गवर्नमेंट ऑफ 1946। 1946 की एक इंटर्म गवर्नमेंट बनी, और इसमें क्या हुआ, इसमें कांग्रेस ने बनाई, और इसमें क्या हुआ, इसमें कांग्रेस ने ये गवर्नमेंट बनाई, और फिर अक्टूबर अक्टूबर 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइंट दिस गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग ने ये गवर्नमेंट कब ज्वाइन की, अक्टूबर 1946 को जो सा है ये ज्वाइन कर ली, ठीक है, ज्वाइन कर ली। इसके अंदर एक और चीज याद रखिएगा कि अक्टूबर 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ज्वाइन की, और इसके अंदर नो प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। कोई पूछ ले उस वक्त कि 1946 के इलेक्शन के बाद कौन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना था, तो कोई भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं था, ठीक है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो सा नहीं बना था, और वाइस राय जो सा उसको हेड रखा गया था, और उस वक्त जो सा है वाइस राय कौन था, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल साहब जो से हैं इस इलेक्शन के दौरान, और जब ये हुकूमत बनी थी वो कौन थे, वो वाइस राय थे। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब जो इंटर्म गवर्नमेंट बनी ना, जो इंटर्म गवर्नमेंट बनी उसके अंदर अब क्या मिनिस्टर्स डिसाइड किए गए, ठीक है, तो उसमें जो सा है 6 मिनिस्ट्रियां, ये लिख लो फिर, 6 मिनिस्ट्रीज जो सी हैं वो कांग्रेस को मिली, 6 मिनिस्ट्रीज किसको मिली, 6 मिनिस्ट्रीज कांग्रेस को मिली। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 5 मिनिस्ट्रीज, 5 मिनिस्ट्रीज टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक तो अक्टूबर 1946 के अंदर मुस्लिम लीग ने जो वो हुकूमत थी इंटर्म गवर्नमेंट, उसको क्या किया, ज्वाइन किया, और 5 मेंबर्स जो से हैं, जो 5 मिनिस्ट्रीज हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मिली, ठीक है क्या। और टोटल कैबिनेट कितने मेंबर की थी, टोटल 14 मेंबर कैबिनेट थी, ये भी साथ लिख लो, चलो 14 मेंबर कैबिनेट थी, कैबिनेट, ठीक है, 14 मेंबर कैबिनेट थी। 6 कितने हो गए, कांग्रेस के हो गए, 5 मुस्लिम लीग के हो गए, एक जोन सा है आई थिंक उसमें सिख भी था, फिर एक इसी तरह एक पारसी था, एक जोन सा है वो एंग्लो इंडियन मतलब बाहर का बंदा भी था। तो इस तरह टोटल जोन से हैं हमारे पास 14 मेंबर कैबिनेट थी, और 5 जोन से हैं वो मुस्लिम लीग के थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी जल्दी नाम लिखवा रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी नाम लिखवा रहा हूं, वो आपने लिखने हैं। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई और याद हो ना हो, फाइनेंस मिनिस्टर आपको याद होगा और होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, मिस्टर लियाकत अली खान, मिस्टर लियाकत अली खान, मिस्टर लियाकत अली खान, ठीक हो गया, मिस्टर लियाकत अली खान। उसके बाद क्या है,
क्या कहते हैं आप, उसके बाद क्या है, रेलवे। उसके बाद क्या है, रेलवे। रेलवे आई आपकी सरदार अब्दुल रब निश्तर, सरदार अब्दुल रब निश्तर। सरदार अब्दुल रब निश्तर हैं, रेलवे किसके पास आई, सरदार अब्दुल रब निश्तर के पास। उसके बाद कॉमर्स आई, कॉमर्स आई आपकी, आई चुंदरीगढ़, आई चुंदरीगढ़। ये पाकिस्तान के बाद में क्या है, प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़। इनका क्या नाम है, इब्राहिम, इब्राहिम इस्माइल है या इस्माइल इब्राहिम है, ठीक है। तो इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़ साहब ये पाकिस्तान के बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। आई चुंदरीगढ़ को क्या मिली, कांग्रेस मिली। हेल्थ मिली गजम्फर अली खान को, हेल्थ मिली गजम्फर अली खान को। गजम्फर अली खान को क्या मिली, गजम्फर अली खान को आपका अल्लाह भला करे हेल्थ मिली। और उसके बाद लॉ मिला, लॉ मिला जोगिंदर नाथ मंडल, जोगिंदर नाथ मंडल, ठीक है। तो ये मुस्लिम लीग की 5 जो वजारतें थी मुस्लिम लीग को मिली, तो ये आपने याद रखनी है। मंडल साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, लियाकत अली खान बहुत इंपॉर्टेंट है, आई चुंदरीगढ़ और अब्दुल रब निश्तर। और गजम्फर अली खान कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन आपने ये भी याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये 5 मिनिस्ट्रीज थी जो कि मुस्लिम लीग को मिली। और अभी किसी ने पूछा कि सर सीट तो 103 थी, और तो ये याद रखो ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है। अब ये तो वही हिसाब हुआ, अगर मैं आज के हिसाब में कहूं कि 342 जोन से हैं, 342 एमएनए हैं, लेकिन जो कैबिनेट होती है वो 40 की होती है या 45 की होती है। तो जितने एमएनए होते हैं वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट में तो नहीं आते ना, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लो कि वो सीटें थी, वो समझ लें, उनको इस लिहाज से समझ लें कि वो उस दौर के एमएनए थे, ठीक है। वो क्या थे, एमएनए थे। और उन एमएनए में से सिर्फ 14 लोग जोन से हैं वो कैबिनेट मेंबर बने थे। वो क्या बने थे, सिर्फ 14 जोन से है वो मेंबर बने थे, ठीक है। तो इनको आज के दौर में ये कर लो, समझ लो चीजों को। अच्छा जी, 5 मिनिस्टर्स आ गए, 5 क्या हो गए, 5 हमारे पास मिनिस्टर आ गए। अब क्या हुआ, अब जो लॉर्ड वेवल साहब थे उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद लॉर्ड वेवल साहब ने कहा कि यूनाइटेड इंडिया, इंडिया को यूनाइट रखो। आपकी इंटर्न गवर्नमेंट बन गई है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक हुकूमत बना ली है, ठीक है। तो अब इसी तरह माहौल को चलते रहने दो, और जो सा है चूं चा ना करो, ठीक है। ये माहौल जो सा ना खराब ना करो। लेकिन कायदे आजम ने क्या कहा, कायदे आजम ने कहा कि नहीं, वी विल रिस्पॉन्ड। कायदे आजम ने क्या कहा कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हमें पाकिस्तान चाहिए। तो कायदे आजम ने क्या कहा, कायदे आजम का जो रिस्पॉन्स था वो था डायरेक्ट एक्शन डे। वो क्या था, डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बयान करूं तो ये प्रोटेस्ट है, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन कभी भी तारीख में नहीं मिलती, और ये एक क्या कहते हैं कि कायदे आजम की तरफ से इसको एक मिस्टेक, हिस्टोरियन कहते हैं कि कायदे आजम की एक मिस्टेक थी। और डायरेक्ट एक्शन डे पे क्या हुआ, इसके ऊपर बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, कत्लेआम हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे किसकी हुक्म पे हुआ, कायदे आजम के हुक्म पे हुआ डायरेक्ट एक्शन डे। और ये कब हुआ, 16 अगस्त 1946 में। 16 अगस्त 1946 में ये हुआ था, जब अभी हुकूमत नहीं बनी थी, हुकूमत से पहले की ये बात है। 16 अगस्त 1946 के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, इसको दूसरी लफ्जों में किस में याद रखा जाता है, कलकत्ता मैसाकर, कलकत्ता मैसाकर, कलकत्ता मैसाकर। ये पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो ये भी 1946 के अंदर हुआ था। तो लोगों ने एक दूसरे को मारा, ठीक है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, हिसाब किताब काफी खराब हुआ, हालात खराब हुए। और ये किस वजह से हुआ था कि कायदे आजम ने कॉल दी थी डायरेक्ट एक्शन डे की कि प्रोटेस्ट करो, और वो जो सा है फिर चीजें हाथ से निकल गई। जब हाथ से निकल गई और लॉर्ड वेवल साहब के हर प्लान कामयाब ना हो सका, तो फिर क्या हुआ, फिर 22 मार्च का दिन आया, फिर 22 मार्च का दिन आया। और 22 मार्च 1947 को एल्ड ऑफ बर्मा माउंट बैटन साहब इंडिया पधार गए। माउंट बैटन साहब जोन से हैं लास्ट वाइस रॉय, जोन से हैं वो इंडिया आ गए। ये कौन है, लास्ट वाइस रॉय साहब जोन से हैं वो इंडिया आ गए। और ये भाई साहब जोन से हैं, इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने आके कहा कि हालात खराब हो गए हैं, अब पार्टीशन के अलावा जोन सा है अब कोई हल नहीं है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सिर्फ पार्टीशन ही करनी पड़ेगी। और पार्टीशन के अलावा मिस्टर जिना जोन से हैं वो नहीं मानेंगे,
और इंडिया के हालात ऐसे हैं, और ये आए ही, ये भेजा ही इसीलिए गया था बरतानिया की तरफ से कि ये जाएंगे और पार्टीशन का जो प्लान है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। अब यहां से जो सा पार्टीशन आपकी स्टार्ट होगी, और पार्टीशन स्टार्ट कैसे हुई कि आपका 3 जून प्लान आ गया। 3 जून प्लान, 3 जून प्लान, 3 जून प्लान 1947, 3 जून प्लान 1947। और इसका दूसरा नाम क्या है जो कि पेपर में पूछा जाता है, इसको दूसरा नाम है पार्टीशन प्लान। अनदर नेम ऑफ 3 जून प्लान इज पार्टीशन प्लान। और 3 जून को ये आया था, और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को पार्लियामेंट में पास किया गया, पार्लियामेंट में पास किया गया इस प्लान को। और उसके बाद क्या हुआ, 18 जुलाई को, 18 जुलाई 1947 को क्वीन की दस्तखत हो गए। क्वीन ने क्या कर दिया, इसे रेटिफाई कर दिया। रेटिफाइड, रेटिफाइड का क्या मतलब होता है, ऑफिशियली इसे क्या कर दिया कि अब ये जो है मामला हल हो गए। तो ऑफिशियली इसको साइन कर देना एक आला अथॉरिटी की तरफ से, उसके लिए वर्ड का यूज होता है रेटिफाई। ठीक है, रेटिफाई। तो क्वीन ने कब रेटिफाई किया, 18 जुलाई को। और 18 जुलाई के बाद पार्टीशन जोन सी है उसका प्लान जोन सा है वो कंप्लीट हो गया कि अब इंडिया ने, उन्होंने क्या कहा कि अब हम जोन सा है ये इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करके जाएंगे, एक मुस्लिम मेजॉरिटी होगा और दूसरा जोन सा है बाकी जो बच जाएगा उसको वो होगा। और वो किसके तहत हुआ, 3 जून प्लान के तहत हुआ। और इसका जोन सा है ये पार्लियामेंट से कब पेश हुआ और क्वीन ने इसकी कब मंजूरी दी। तो अब इसको जोन सा है पार्टीशन के प्लान को जामे क्या कहते हैं उसको, अमली जामा भी पहनाना था। तो अमली जामा पहनाने के लिए एक कमीशन बना, एक कमीशन बना, और उस कमीशन का नाम था बाउंड्री कमीशन, जो कि 1947 के अंदर बना। अब बाउंड्री कमीशन बना, बाउंड्री कमीशन, बाउंड्री कमीशन 1947 के अंदर बाउंड्री कमीशन बना। और बाउंड्री कमीशन के जोन से 9 मेंबर्स थे, 9 मेंबर्स थे इसके। और इसको हेड कौन कर रहे थे, सर सिरल रेडक्लिफ, रेडक्लिफ। ठीक है, इसको रेडक्लिफ, और इसको रेडक्लिफ कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, रेडक्लिफ कमीशन भी कहते हैं। ये जोन से हैं क्या थे, रेडक्लिफ साहब जोन से हैं, ये आए। और इसमें क्या थे, इन्होंने 9 मेंबर्स। अब 9 मेंबर्स क्या थे, एक तो ये हो गए जो इसको हेड कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 4 जोन से हैं मेंबर्स होंगे पंजाब से, और 4 ही होंगे बंगाल से। अब मसला क्या था, अब सुनो, यहां थोड़ी सी चीज एक समझ लो। अच्छा, अब समझ ये लो कि जो उस वक्त इंडिया था ना, जो इंडिया था उस वक्त, उसमें क्या था, उसमें एक साइड पे तो एरियाज थे, प्रिंसली स्टेट्स थी। जब एक थी प्रिंसली स्टेट, वो कितनी थी, 562 प्रिंसली स्टेट्स थी 1947 के अंदर। प्रिंसली स्टेट्स कितनी थी, 562 एक साइड पे प्रिंसली स्टेट थी। उनको इन्होंने क्या कहा, उनको इन्होंने कहा कि आप लोग जोन से हैं, आप लोग जोन से हैं, जो आपका बादशाह है, जो आपका नवाब होगा, जो आपका हुक्मरान है, जो आपका मतलब जो भी वट जो कहीं बादशाह है, कहीं हुक्मरान है, कहीं नवाब उसे कहा जाता है, ठीक है, कहीं शहजादा कहा जाता है, जो भी है आपका जो बड़ा है, जैसे नवाब ऑफ बहावलपुर था, कश्मीर जोन सा वहां का महाराजा कहलाया जाता था। तो ये रियासतें थी, उन्होंने कहा कि जो आपके महाराजे हैं, जो आपके नवाब हैं, वो जो फैसला करेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है, तो आप जा सकते हो, कोई मसला नहीं, आपका ये हक है। तो ये आप साथ लिख लीजिएगा कि प्रिंसली स्टेट्स का फैसला क्या हुआ पार्टीशन प्लान के अंदर 3 जून में, वो ये था कि आपके जो महाराजा हैं, जो आपके नवाब हैं, वो जो आपका फैसला करेंगे, आप उनके साथ चले जाओ, कोई मसला नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब क्या हुआ, उसके बाद 2 बड़े जो स्टेट वो क्या कहते हैं सूबे थे, वो थे पंजाब और बंगाल, जिनकी तकसीम होनी थी। मेन तकसीम किनकी हुई है, पंजाब की हुई है और बंगाल की हुई है। उसके अलावा क्या था, जो आपका NWFP था, मैं यहां लिख देता हूं फिर रिमूव कर दूंगा, NWFP सूबा सरहद जिसको कहा जाता था, सरहद, सरहद, ठीक है। और बलोचिस्तान, बलोचिस्तान तो उस वक्त था नहीं, इसको हम नहीं रखते, सिंध, ठीक है। अब क्या हुआ, सिंध के अंदर बाकी जितने सूबे थे उन्होंने क्या कहा, प्रोविंसेस को उन्होंने क्या कहा, प्रोविंसेस को कि जो प्रोविंसेस हैं उनकी जो असेंबलीज हैं, उनकी जो असेंबलीज हैं वो फैसला करेंगी कि पाकिस्तान के साथ जाना है कि इंडिया के साथ जाना है। प्रोविंसेस जोन से हैं उनकी असेंबलीज जोन सी हैं वो फैसला करेंगी कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है कि इंडिया ने जाना है, इंडिया के साथ जाना है। तो सिंध की असेंबली ने फैसला कर लिया कि वो कहां जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। अब सूबा सरहद का जो मसला था, सूबा सरहद के अंदर हुआ प्लेबिसाइड या रेफरेंडम। वहां क्या हुआ, रेफरेंडम।
ये सवाल पूछा जाता है कि सूबा सरहद में क्या हुआ जी, रेफरेंडम हुआ। सूबा सरहद के अंदर क्या हुआ, वहां असेंबली नहीं थी ऐसा, तो वहां रेफरेंडम करवाया गया कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं कि इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। तो लोगों ने क्या कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो सूबा सरहद का फैसला कैसे हुआ, रेफरेंडम के साथ। सिंध पाकिस्तान के साथ कैसे मिला, कि उसकी असेंबली ने फैसला दिया कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। और सूबा जो बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान में वहां रियासतें थी, नवाब ऑफ कलात था, ठीक है, कलात की रियासत थी। तो वहां क्या था, वहां उस वक्त ऐसा कोई सूबा नहीं था। तो नवाब ऑफ कलात जो सा है उसने फैसला किया पाकिस्तान बनने के बाद कि मैं पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। तो पाकिस्तान जो सा, ये बलोचिस्तान का एरिया भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो फिर क्या बच गया, फिर बच गया पंजाब और बंगाल। यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी कि प्रिंसली स्टेट्स के साथ कैसा फैसला हुआ, एनडब्ल्यूएफपी पाकिस्तान में कैसे शामिल हुआ। और जो आपका सिंध था उसको उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोविंसेस की असेंबलीज हैं वो जो कहेंगी वैसा करेंगे। अब जो सूबा पंजाब था और सूबा बंगाल था, अब यहां मसला ये था कि ये बड़े सूबे थे, ये बड़े सूबे थे और इनकी असेंबलीज जो सी हैं उनमें मुस्लिम मेजॉरिटी तो थी, लेकिन अब ये उनकी असेंबलीज अगर कह देती कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, तो आज जो सा है ये जो आपका सिख का एरिया है, अमृतसर है जो जिसे चढ़ता पंजाब कहते हैं, इससे अमृतसर है आपका, ठीक है, उसके बाद आपका ये जितने एरियाज हैं यहाँ सारे, क्या कहते हैं, चंडीगढ़ है, ये सारे एरियाज, तो ये सारे फिर पाकिस्तान का हिस्सा होते। लेकिन पंजाब को और बंगाल को एक तकसीम करने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर आधा पंजाब जाए जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, और जहां हिंदू मेजॉरिटी है या सिख मेजॉरिटी है वो इंडिया के साइड पे जाए, उसके लिए ये बाउंड्री कमीशन बनाया गया। तो इस बाउंड्री कमीशन का, हाँ हरियाणा भी, तो इस बाउंड्री कमीशन का क्या मतलब था, इस बाउंड्री कमीशन का जस्ट ये मतलब था कि उसने पंजाब की तकसीम करनी थी और बंगाल की तकसीम करनी थी, ठीक है। बाकियों की तकसीम कैसे हुई वो मैंने आपको बता दी। तो सर सिरल रेडक्लिफ जो उनसे हैं वो इसको, ये लॉयर थे, ये वकील थे, ये कौन थे, ये लॉयर थे बाय प्रोफेशन, ये एक वकील थे, ठीक है, वकील थे सर रेडक्लिफ। तो इन्होंने क्या किया, 9 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स इन्होंने पंजाब से लिए और 4 इन्होंने बंगाल से लिए और एक सर रेडक्लिफ, ये 9 मेंबर्स हो गए, ठीक हो गया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैठकर लकीरें खींच दी, इन्होंने बैठकर क्या कर दी, पंजाब और उनकी तकसीम कर दी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अब इसमें भी क्या थी, इसमें 2 मुसलमान होंगे, 2 हिंदू होंगे। इसी तरह अगर मैं आपको लिखवा देता हूं नाम, आपको पता चल जाएगा, ये नाम पूछा भी जाता है, जस्टिस मुनीर अहमद, जस्टिस मुनीर अहमद, जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस दीन मोहम्मद, और उसके बाद सरदार तेजा सिंह, तेजा सिंह, जस्टिस तेजा सिंह, ये भी जस्टिस था, ठीक है, और जस्टिस मेहर चंद, मेहर चंद, ये पंजाब की तरफ से थे। और बंगाल की तरफ से अगर हम देखें तो उस जो बंदा था उसका नाम था अबू साले, उसका क्या नाम था, अबू साले, अबू साले। और उसके बाद एस ए रहमान, एस ए रहमान, और उसके बाद एक उसका नाम था सी सी बसवास, BASWS बसवास, और एम के मुखर्जी, एम के मुखर्जी, मुखर्जी। अब इसमें आपको पता लग जाएगा कि 2 मुसलमान हैं और 2 जौन से हैं नॉन मुस्लिम्स हैं। यहां क्या है, सिख हैं और यहां क्या है, हिंदूज हैं, ठीक है। तो इस तरह जौन सा है ये बाउंड्री कमीशन बना और इस बाउंड्री कमीशन ने डिवीजन कर दी, इसने लकीर खींच दी। और वो लकीर जौन सी है, इस तरह से लकीर खींची कि एक साइड पे पाकिस्तान हो गया, पंजाब जौन सा है वो 2 टुकड़ों में बट गया, और जो बंगाल था वो ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट बंगाल में चला गया, और ईस्ट पाकिस्तान फिर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और 1971 तक वो पाकिस्तान का हिस्सा रहा, और उसके बाद वो फिर क्या है, वो बांग्लादेश बन गया। तो ये बाउंड्री कमीशन जो सा है, सिरल रेडक्लिफ ने ये सब हिसाब किताब किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बाउंड्री कमीशन के हवाले से, कि बाउंड्री कमीशन अवार्ड, कि बाउंड्री कमीशन जो सा ये बन गया, इसने अपनी जो फाइनल रिकमेंडेशन पेश की, जिसको क्या कहा जाता है, बाउंड्री कमीशन अवार्ड, वो कब हुआ, वो अगस्त 17 1947 को बाउंड्री कमीशन अवार्ड पेश किया गया। इसका क्या मतलब, कि जो बाउंड्रीज खींची गई थी वो कब पब्लिक की गई, वो 17 अगस्त को पब्लिक की गई। और पाकिस्तान कब आजाद हो चुका था, आजादी का ऐलान कब किया गया, 14 अगस्त 1947 को ऐलान किया गया। और उन 17 अगस्त तक लोगों को ये पता ही नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान कौन सा है, और अगर इंडिया जाना है तो इंडिया कौन सा है। और वन ऑफ द रीजन जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ सिखों की तरफ से, और सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम हुआ मुसलमानों की तरफ से, वन ऑफ द मेन रीजन था कि बाउंड्री कमीशन जो था उसके जो अवार्ड आया, उसकी जो रिकमेंडेशन आई, उसको जो पब्लिक किया गया, वो
तकसीम के 2-3 दिन बाद किया गया। अभी 17 अगस्त को पब्लिक किया गया, तो लोगों को ये भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने किस साइड पे जाना है, उनका गांव जौन सा है वो तकसीम में आएगा कि नहीं आएगा। और ये तो पर्सनल स्टोरीज जौन सी हैं, मैंने अपने अभी भी नानी अम्मा से जौन सा है, मैं जब भी जाता हूँ ये सुनता हूँ कि उन्होंने बताया कि हमें एंड तक हमें ये पता नहीं था, हमें लोग आकर ये बताते थे कि आप हमारा जो गांव है वो जौन सा है चढ़दे साइड पे रहेगा, हम इंडिया में ही रहेंगे, तो हमें जौन सा है वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सॉरी पाकिस्तान में ही रहेगा, हमें इंडिया पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हालात खराब हुए, बाद में पता लगा हमारा जो गांव है वो क्या है, वो इंडिया में आ चुका है और हमें जान बचाकर भागना पड़ा। और उसके अंदर जौन सा है बहुत सारे लोग जौन से हैं वो शहीद हुए। और जौन सा है हर खानदान के अंदर अगर आप अपने बड़ों से सुनोगे तो आपको बहुत ज्यादा स्टोरीज मिलेंगी। मेरे नाना अबू जौन से हैं, उनके जो भाई थे वो भी जब आ रहे थे तो उनको भी इसी तरह जौन सा है ट्रेन के अंदर उनको भी शहीद किया गया था। तो बहुत सारी ये स्टोरीज हैं, और ये स्टोरीज जस्ट बिकॉज कि जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ। और ये जो बाउंड्री कमीशन था, ये जो टाइम पे फैसला करना चाहिए था कि अगर 14 अगस्त को पार्टीशन है तो एटलीस्ट आपको महीना 2 महीना, मेरे ख्याल के मुताबिक तो 5-6 महीने, साल पहले ये सारी चीजें जो सी हैं बतानी चाहिए थी कि ये आपका गांव है, ये हदूद है, यहाँ आप लोगों ने जाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से सारा कत्लेआम हुआ और जो लोग थे उन्होंने अपनी जायदादें छोड़ी और एक बहुत बड़ी हिजरत हुई। और उसके बाद जो सा है, और इस तरह जो सा है खून के साथ पाकिस्तान जो सा है वो 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान बन गया। और ये इसकी पूरी जर्नी थी पाकिस्तान बनने की। ठीक है, और फिर क्या होगा, अब यहां तक हमारा पाकिस्तान बन गया 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, यहां तक हमारा पाकिस्तान बन गया। दूसरा, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। पाकिस्तान बन गया, अब हम क्या देखेंगे, अब हमारे पास इंडो पाक हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स जो सा है वो स्टार्ट होगा। और अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने आइन बनाना था, जो कि 20 जुलाई 1947 को बन चुकी थी, और उसका फिर इजलास हुआ 10 अगस्त को, और फिर कायदे आजम ने उससे खिताब किया और किस तरह पाकिस्तान के हालात चले, किस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम आए, पाकिस्तान की क्या मुश्किलात थी, तो वो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर देखेंगे। यहाँ तक हमारी इंडो पाक हिस्ट्री जो हमने स्टार्ट की थी, हमने अपने क्या कहते हैं मेहरगढ़ सिविलाइजेशन से और डायनेस्टीज से होते हुए फिर हमने क्या कहते हैं अपनी सारी स्ट्रगल देखी। पहले हमने माइनॉरिटी एज अ पाकिस्तान मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी की जद्दोजहद देखी, फिर हमने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की जद्दोजहद देखी। तो वो 14 अगस्त 1947 को अब पाकिस्तान बन गया। और अब इसके बाद जो सा है, अब हम पाकिस्तान जो बन गया है उसकी स्ट्रगल देखेंगे तो उसके अंदर पाकिस्तान के क्या चैलेंजेस आए, पाकिस्तान के क्या मसले मसाइल थे, और पाकिस्तान को किन किन लोगों ने किस किस तरह से क्या क्या नुकसान पहुंचाया और क्या क्या फायदा पहुंचाया। 4 पॉइंट्स कौन से भला? जी बिल्कुल, हमने पाकिस्तान बना लिया फाइनली। ये मेंबर्स थे? अच्छा, मेंबर्स के नेम आप कह रही हैं रिपीट कर दें? अच्छा अच्छा, ये मेंबर्स थे जो बाउंड्री कमीशन के अंदर थे। पंजाब की तरफ से बंगाल के कभी पूछे तो नहीं गए, लेकिन पंजाब के जस्टिस मुनीर अहमद था, जस्टिस दीन मोहम्मद थे, ये दो मुसलमान थे। ठीक है, उसके बाद दो थे जस्टिस तेजा सिंह और जस्टिस मेहर चंद। जस्टिस मेहर चंद, जस्टिस तेजा सिंह, जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मुनीर अहमद। ठीक हो गया। एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनी थी सिर्फ इसलिए कि काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें क्या होंगे, इंडियंस होंगे, और वो एडवाइस करेंगे कि वॉर के अंदर जो सा है बरतानिया को क्या आपको क्या क्या चीजें जो सी हैं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो इसके नाम के अंदर ही इसका मतलब छुपा हुआ है, तो इसमें कोई
वो मुश्किल चीज नहीं है कि एडवाइजरी, उसने एडवाइस करना था। और कल संडे है, संडे टेस्ट है आप लोगों का, इंडो पाक, जितनी हमने पढ़ी है, इंडो पाक, इंडो पाक जितना हमने पढ़ा है सारा, इंक्लूडिंग जो आपका यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज वाला, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट। तो सारा इस हफ्ते हमने जो पढ़ा है सारा सिलेबस का हिस्सा है। और आपका इंशाल्लाह कल, चलें 10 बजे, कल रात 10 बजे ही 10 PM आपका टेस्ट होगा, 10 PM, ठीक हो गया। कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, बस दोनों का सेम नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग इसकी हक में बात करते हैं कि पाकिस्तान का भी तो 15 अगस्त ही होना चाहिए, लेकिन वो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया कि जी हम 14 अगस्त को हम हमारा बनता है, अब दोनों मुल्क इकट्ठे तो नहीं हो सकते थे ना, हालांकि एक दिन ही हुआ, तो बस हमारा हम 14 अगस्त को हुए और इंडिया 15 अगस्त को हुआ। चलें 10, 10:30 कर लेंगे, 10:30 कर लेंगे, ठीक है।